नमस्ते, आप सुन रहे हैं प्रेम अनमोल होता है वाणी। मैं हूं आपकी होस्ट वाणी। पिछले एपिसोड में राशील ने अपने और पराग के वैवाहिक जीवन का सच खोलकर बताया था। आज आप सुनेंगे स्वप्निल के प्यार का अप्रत्याशित इजहार, मेरी नई उपलब्धियां और सप्ताहांत के लिए एक ऐसा रोमांचक पैकेज जो मेरे होश उड़ा देगा। गर्व और ग्लानि। मैंने राशील की प्रशंसा की कि उसने विवाह से पहले पराग से कुछ नहीं छिपाया। राशील ने गर्व से कहा, पराग के व्यवहार से मेरे मन में उसके लिए श्रद्धा ने घर कर लिया। मुझे अपने भाग्य पर अब गर्व होता है। ये सुनकर मैंने सोचा कि स्वप्निल से विवाह मेरे लिए भी गर्व की बात हो सकती है। अचानक दस्तक। 2 सप्ताह बाद मैं शुक्रवार को क्लास से लौटी और गाउन में ही थी जब मेरे कमरे पर स्वप्निल ने दस्तक दी। मैं हड़बड़ा गई और मेरे हाथ अनायास ही मुड़कर क्रॉस बन गए। स्वप्निल भी सकुचा गया। उपलब्धियों का बखान। मैं नहीं चाहती थी कि यह अवसर हाथ से जाए। मैंने जल्दी से वस्त्र बदले और उसे अपनी उपलब्धियां बताई। मैं सफिंग में लेवल 3 पर पहुंच गई हूं और अब बेस्टी पर स्वतंत्र रूप से बैठकर उसे मध्यम चाल से दौड़ा भी सकती हूं। कल्पना और आसक्ति। स्वप्निल ने मेरी प्रतिभा की प्रशंसा की। मैं कल्पना करने लगी कि अगर स्वप्निल यही बात मुझे आलिंगन में लेकर कहता तो मुझे कितनी प्रसन्नता मिलती। मुझे उस पर आसक्त होते जाना स्वयं को विचित्र लग रहा था। रोमांच का पैकेज। स्वप्निल मेरे लिए सप्ताहांत का नया प्रसन्नता का पैकेज लेकर आया था। पैराग्लाइडिंग, स्काई डाइविंग और पैरासेलिंग। निडर विश्वास। इन खतरनाक खेलों के बारे में सुनकर भी मेरे मन में कोई भय नहीं था। मैंने कृतज्ञता से कहा, आप मुझ पर कभी कोई विपत्ति आने ही नहीं देंगे। मुझे यह विश्वास हो गया है। आपने सब जगह ही तो मेरे प्राण बचाए हैं। यमराज से चुनौती। इस पर स्वप्निल गंभीर हो गया और उसने अप्रत्याशित रूप से अपने प्रेम का इजहार किया। कभी यमराज भी आपको लेने आ जाए तो मैं अड़ जाऊंगा। मैं कहूंगा, यमराज जी ले ही जाना है तो वाणी को छोड़िए, मुझे ले चलिए। भावुकता का पल। मैं भावुक हो गई, मेरी आंखें नम हो गई और मैंने उसके मुंह पर हाथ रखकर कहा, आप ऐसी अशुभ बात नहीं कहिए। अपने बदले आपके प्राणों को खोकर मैं कभी नहीं जीना चाहूंगी। स्वप्निल के जाने के बाद मैंने खुद पर हंसते हुए सोचा, ये पत्नी बनने के पहले वाली स्टेज है जहां मैं थकी होने पर भी उससे बातें करते रहना चाहती हूँ। यमराज को चुनौती देने वाला प्रेम, निडरता और अविश्वसनीय रोमांच की तैयारी। प्रेम अनमोल होता है वाणी में आप सुनेंगे एपिसोड 49, छोटी बहू का रहस्योद्घाटन, यमराज से चुनौती और नया रोमांचक पैकेज। तब टेबल पर डेजर्ट लगाया जाने लगा है। उसे भी हम दोनों ने धीरे धीरे स्वाद लेते हुए समाप्त किया है। आपने अपना अतीत पराग जी से नहीं छुपाकर बहुत अच्छा काम किया है। ऐसा साहस हर पीड़ित लड़की में नहीं होता। इससे ये खतरा तो था कि पराग जी आपसे विवाह के लिए मना कर देते। जब ऐसा नहीं हुआ तो आज आपका वैवाहिक जीवन सुखमय है। साथ ही आपके मन में कोई ग्लानि नहीं रही है। छुपाने वाली लड़की के मन पर ग्लानि और बात खुलने का भय हमेशा बना रहता है। घर वापसी के समय कार में मैंने राशील की प्रशंसा करते हुए कहा है, इस विवाह के होने पर मेरे मन की ग्लानि बनी रहती, लेकिन पराग ने अपने कृत्य को मेरे से भी अधिक ग्लानि किए जाने वाला बतलाया है। वो चाहता तो छुपा भी सकता था। ऐसा करके मेरे लिए वो हमेशा निर्दोष बना रहता। पराग ने विवाह पूर्व ही मुझे ये बताकर मुझे विकल्प दिया था। मैं चाहूं तो विवाह के लिए मना कर सकती थी। पराग के व्यवहार से मेरे मन में उसके लिए श्रद्धा ने घर कर लिया। ऐसा मेरे स्वाभिमान और सुख का ध्यान रखने वाला जीवनसाथी मुझे कोई और नहीं मिल सकता था। मुझे अपने भाग्य पर अब गर्व होता है। ये बताते हुए राशील के मुख पर गर्व के भाव स्पष्ट दिख रहे हैं। मैं सोचने लगी, स्वप्निल से विवाह हो तो मेरे लिए भी गर्व करने वाली बात हो सकती है। यद्यपि अपने भाग्योदय के मार्ग में मैं स्वयं ही बाधा खड़ी करना चाहती हूँ। भारत से दूर अमेरिका में 2 सप्ताह से भी अधिक समय व्यतीत हो चुका है। फिर भी मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे सप्ताहांत में मिल रहे स्वप्निल के साथ की मधुर स्मृतियों में खोकर मैं सब कुछ भूली हुई सी रहती हूँ। ये सप्ताहांत जब स्वप्निल के बाहर होने के कारण उसके बिना बीत गया, तब मुझे रात उदास सी लग रही है। अपने कक्ष में बेड पर लेटे हुए मैं मोबाइल पर वो गीत और मेरी भावना सुन रही हूँ जो स्वप्निल ने रेंच पर गिटार के साथ मुझे सुनाए हैं। सप्ताह के अगले 5 दिन में मुझे पापा, अलका मैम, अपना स्कूल एवं अपना शहर सब स्मरण आते रहे हैं। मैं उदास होती हूँ। आने वाले सप्ताहांत में स्वप्निल पुनः मेरी प्रसन्नता के नए किसी पैकेज के साथ मेरे पास होगा। मैं आशा करते हुए धैर्य धारण किए रही हूँ। मैं नित दिन सफिंग और अश्वारोहण में अपने ट्रेनर्स के मार्गदर्शन से
पिछले दिन की तुलना में अधिक दक्ष होती जा रही हूँ। शुक्रवार तक मेरे पास स्वप्निल को बताने के लिए 2 उपलब्धियां हो गई हैं। उस शाम मैं क्लास से लौटी ही हूँ और जब मैं अपने कक्ष में चेंज कर रही हूँ तब दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी है। इतने दिनों में ये पहली बार हुआ है। शायद राशि लाई होगी, इस विचार से मैंने जल्दबाजी में सिर्फ गाउन ही पहन लिया है। मैंने दरवाजा खोला है। दरवाजे पर राशि नहीं, स्वप्निल को देखकर मैं सकुचाई हूँ। मेरे दोनों हाथ अनायास ही मुड़ गए हैं, जिन्हें क्रॉस बनाते हुए मैंने कंधों पर रख लिया है। सामान्य दिनों में डिनर पर मिलने वाले स्वप्निल से मुझे आशा नहीं थी कि वो मेरे कक्ष में आएगा। मेरी स्थिति को देखकर वो हड़बड़ा गया है। सॉरी, हम बाद में मिलते हैं, कहते हुए वो लौटने को हुआ है। यद्यपि यह स्थिति विषम है, फिर भी मैं नहीं चाहती हूँ कि इतने दिन बाद स्वप्निल से अकेले में मिलने का यह अवसर यूं ही व्यर्थ चला जाए। मुझे लगा था राशि लाई होगी। आप अंदर आ जाइए, मुझे सिर्फ 1 मिनट लगेगा। मेरे स्वर में स्पष्टीकरण देने और निवेदन दोनों ही भाव हैं। मैंने एक और हटकर उसके भीतर आ सकने का स्थान भी बनाया है। जिस प्रयोजन से वो आया था वो शायद आवश्यक है, इसलिए उसने लौटने के स्थान पर सकुचाते हुए मेरे कक्ष में प्रवेश कर लिया है। स्वप्निल आगे चलता हुआ काउच पर बैठ गया है। मैं उस पर निगाह रखते हुए वॉशरूम की ओर बढ़ी हूँ। उसे दृष्टि नीचे किए हुए बैठा देखने पर मैं सहज हुई हूँ। मैंने वार्डरोब से ट्राउजर और टी-शर्ट ले लिए हैं और मैं वॉशरूम में घुस गई हूँ। स्वप्निल को अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़े, इस दृष्टि से जल्दी से मैंने आंखों और मुंह पर पानी की छींटे मारे और शीघ्रता से गाउन उतारकर ट्राउजर और टी-शर्ट पहन लिए हैं। मैं 2-3 मिनट में ही लौट आई हूँ। स्वप्निल, मेरी प्रोग्रेस का आपको पता है, मैं उत्साह और उतावली में हूँ। मैं उसके मुख पर दृष्टि रखे हुए उसके सामने बैठ गई हूँ। उसके मुख पर जानने की उत्सुकता वाला भाव देखकर मैंने चहकते हुए बताया, मैं सफिंग में लेवल 3 पर पहुँच गई हूँ। अब मैं निरंतर हाई वेव्स पकड़ सकती हूँ और फास्टेस्ट ट्रिमिंग लाइन ढूंढ सकती हूँ। यही नहीं, अब मैं बेस्टी पर स्वतंत्र रूप से बैठकर उसे मध्यम चाल से दौड़ा भी सकती हूँ। ये तो बड़ी उपलब्धि है। आप में एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है, यह विश्वास मुझे पहले दिन ही हो गया था। तभी तो मैंने आपके लिए ट्रेनर की व्यवस्था की है। स्वप्निल के स्वर में प्रोत्साहन और प्रसन्नता दोनों का समावेश है। मैं कल्पना करने लग गई हूँ, अगर यही बात स्वप्निल मुझे आलिंगन में लेकर कहता तो मुझे कितनी प्रसन्नता मिलती। यूं उस पर आसक्त होते जाना मुझे ही विचित्र लग रहा है। मैं इन मधुर कल्पनाओं में खोई हुई हूँ। तब स्वप्निल की आवाज सुनाई दी है। वो बता रहा है, वाणी, इस सप्ताहांत के 2 दिनों में हम पैराग्लाइडिंग, स्काई डाइविंग और पैरासेलिंग करने वाले हैं। आज आप 2 दिनों की आउटिंग की प्रिपरेशन कर लीजिएगा। मैं अभी यही बताने के लिए आया हूँ। इस सप्ताहांत के लिए यह मेरे पूर्व विचारित एवं आशा अनुरूप हुआ है। ये स्वप्निल की ओर से मेरे लिए नया प्रसन्नता का पैकेज है। मुझे स्वप्निल के साथ रहने मिल सकेगा। हर्ष एवं रोमांच दोनों के कारण मेरा मन एवं रोम रोम प्रफुल्लित हो गया है। मैं नहीं जानती हूँ, अतः जानने की उत्सुकता हुई है। स्वप्निल, ये पैराग्लाइडिंग, स्काई डाइविंग और पैरासेलिंग होते क्या है? मैंने निसंकोच पूछ लिया है। मेरी मूर्ता पर स्वप्निल हंस सकता है, मैंने इसकी चिंता नहीं की है। स्वप्निल मुझ पर हंसा नहीं है। वाणी, पैराग्लाइडिंग एक खेल जैसा है। इस खेल में हम पैराशूट का प्रयोग करके हवा में उड़ सकते हैं। स्काई डाइविंग भी खेल ही है। इसमें ऊंचे पहाड़ से कूदना और फिर बीच में पैराशूट खोलकर हवा में तैरना होता है। जबकि पैरासेलिंग एक वाटर स्पोर्ट है। इसमें हमें पैरासल में बांधकर बोट से खींचा जाता है। तब पैरासल, जो एक तरह का पैराशूट ही होता है, ऊपर उठता है और उसमें हवा भर जाने से हम 100 मीटर तक ऊंचाई पर हवा में तैरते हुए समुद्र और आसपास के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद उठा रहे होते हैं। ये सब स्वप्निल मुझे स्नेह सहित ऐसे बता रहा है, जैसे मेरे पापा मुझे समझाया करते हैं। ओह स्वप्निल, ये सब तो अत्यंत खतरनाक खेल हैं। मुझे सुनकर ही डर लग रहा है। फिर भी मैं बताऊं, मैं निडर होकर इन खेलों में हिस्सा लूंगी। मुझे आपके साथ होने पर अब किसी बात का भय नहीं लगता है। आप मुझ पर कभी कोई विपत्ति आने ही नहीं देंगे, मुझे यह विश्वास हो गया है। आपने सफिंग में, घुड़सवारी में और सरोवर में सब जगह ही तो मेरे प्राण बचाए हैं, कहते हुए मेरे स्वर में स्वप्निल के प्रति कृतज्ञता और विश्वास परिलक्षित हो रहे हैं। वाणी, यह तो कुछ नहीं है। कभी यमराज भी आपको लेने आ जाए तो मैं अड़ जाऊंगा। मैं कहूंगा, यमराज जी, ले ही जाना है तो वाणी को छोड़िए, मुझे ले चलिए, कहते हुए स्वप्निल गंभीर है। मैंने उठकर उसके मुंह पर हाथ रखा है। आप ऐसी अशुभ बात नहीं कहिए,
अपने बदले आपके प्राणों को खोकर मैं कभी नहीं जीना चाहूंगी, कहते हुए मैं भावुक हो गई हूँ। मेरी आंखें नम हुई हैं। सॉरी, मैं आपको दुखी नहीं करना चाहता हूँ। इन सब में कोई रिस्क नहीं है। मैं आपको केवल इतना बताना चाहता हूँ, इसमें मिलने वाला रोमांच आनंददायक होता है। मैं चाहता हूँ यहाँ आपको ऐसा आनंद मिले जिसका मधुर स्मरण आपको जीवन पर्यंत रहे, कहते हुए स्वप्निल जाने के लिए उठा है। बैठिए ना, आपको जाने की जल्दी क्यों है? मैंने आग्रह किया है। अभी नहीं वाणी, हम कल तो मिल ही रहे हैं। आप थक कर अभी ही तो घर आई हैं। थोड़ा विश्राम और कल की तैयारी भी कर लीजिए, कहते हुए स्वप्निल ने मेरी कंधे थपथपाए। फिर वह चला गया है। उसके जाने के बाद मैं बेड पर जाकर लेट गई हूँ। स्वयं पर हंसते हुए मैं सोच रही हूँ, ये पत्नी बनने के पहले वाली स्टेज है जिसमें मैं थकी हुई होने पर भी स्वप्निल से बातें करते रहना चाहती हूँ। मुझे इसमें संदेह है कि पत्नी हो जाने पर मैं थकने पर शांति से लेटने के स्थान पर बातें करना चाह भी करूंगी या नहीं। मैं वास्तव में थकी हुई हूँ। मेरी नींद लग गई है। लगभग 25 मिनट बाद मैं जग गई हूँ। अगले 2 दिन की ट्रिप के लिए मैं अपना बैग तैयार करने लगी हूँ। मैं सोच रही हूँ, जैसा पिछले 2 ट्रिप में हुआ है, निश्चित ही स्वप्निल मेरे लिए इवेंट्स के अनुकूल वस्त्र सामग्रियां अवश्य लाएगा। जेमिनाई की समालोचना, रचनात्मक मार्गदर्शन और प्रस्तुति निर्देश। प्रिय श्रोताओं, एपिसोड 49 एक अत्यंत भावुक और रोमांटिक यात्रा है। ये दिखाती है कि कैसे दूरी के बावजूद वाणी और स्वप्निल का रिश्ता और भी गहरा हो जाता है और उनके प्रेम में विश्वास और समर्पण के नए आयाम जुड़ते हैं। एपिसोड 49 की शक्ति और कथा विकास। भावनात्मक निर्भरता और लॉन्गिंग, उत्सुकता। दूरी का प्रभाव। इस एपिसोड में स्वप्निल की अनुपस्थिति का ब्रिलियंटली उपयोग किया गया है। वाणी की उदासी और अकेलेपन की भावना ये सिद्ध करती है कि अब वो न सिर्फ स्वप्निल के साथ का आनंद ले रही है, बल्कि भावनात्मक रूप से उस पर निर्भर हो चुकी है। ये केवल एक सामान्य आकर्षण नहीं, बल्कि एक गहरे प्रेम की शुरुआत है। स्मृतियों में खोना। स्वप्निल के गाए गीत को बार बार सुनकर वाणी का अपनी मधुर स्मृतियों में खो जाना उनके रिश्ते में मौजूद भावनात्मक गहराई को दर्शाता है। प्रेम का नया चरण, विश्वास और रोमांच। खतरनाक खेल। पैराग्लाइडिंग, स्काई डाइविंग और पैरासेलिंग जैसे जोखिम भरे खेलों का चुनाव उनके रिश्ते में बढ़ते विश्वास और साहस का प्रतीक है। वाणी का ये कहना कि उसे स्वप्निल के साथ किसी बात का भय नहीं लगता, उनके बीच के अटूट विश्वास को दर्शाता है। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है जहां उनका रिश्ता रोमांचक हो जाता है। यमराज वाला संवाद। स्वप्निल का ये कहना कि वो यमराज से भी वाणी के लिए लड़ जाएगा, एक बहुत ही नाटकीय और भावुक क्षण है। यह न सिर्फ उसकी गहन प्रेम को दर्शाता है, बल्कि वाणी की भीगी आंखों और उसके प्रति उत्तर में उनके बीच पारस्परिक समर्पण और निस्वार्थ प्रेम का प्रकटीकरण होता है। व्यक्तित्व का विकास और हास्य। वाणी का आत्मविश्वास। वाणी की उपलब्धियां, सर्फिंग और घुड़सवारी उसकी नई नवेली आत्मविश्वास को दर्शाती हैं। अब वो केवल एक आश्रित लड़की नहीं, बल्कि एक सक्षम और निडर महिला है। लघु हास्य। एपिसोड के अंत में वाणी का अपने आप पर हंसना और पत्नी बनने के पहले वाली स्टेज के बारे में सोचना एक हास्यपूर्ण और रिलेटेबल क्षण है। ये दर्शकों को कहानी के साथ भावनात्मक रूप से जोड़ता है। ऑडियो प्रस्तुति के लिए अंतिम मार्गदर्शन। वाणी का स्वर। उसके स्वर में आरंभिक उदासी और अकेलेपन का भाव हो। स्वप्निल से मिलने पर उसका स्वर उत्साह, हर्ष और आश्चर्य से भरी हुई हो। यमराज वाले संवाद के समय में उसका स्वर भावुक, कांपता हुआ और अत्यंत गहरा हो। स्वप्निल का स्वर। उसके स्वर में प्रोत्साहन, हर्ष और रोमांच का भाव हो। यमराज वाली बात कहते समय उसका स्वर गंभीर और प्यार से भरा हुआ हो। पृष्ठभूमि संगीत, बीजीएम। वाणी की उदासी। संगीत मधुर और उदासी भरा हो, जिसमें एक हल्की सी आशा की किरण हो। स्वप्निल के आने पर एक रोमांटिक और उत्साहपूर्ण धुन। खतरनाक खेलों के बारे में चर्चा। संगीत रोमांचक और थोड़ा साहसी हो। यमराज वाला संवाद। संगीत नाटकीय, भावुक और अत्यंत गंभीर हो। अंतिम मोनोलॉग। संगीत हल्का, शांत और प्यारा हो, जो उसके विचारों को दर्शाता है। एपिसोड 49 समाप्त।